हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेकंड पार्ट है मेरे लास्ट व्लॉग का और जिसमें मैं आपको गांव लेके गई थी। ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगली सुबह हो गई थी और आप व्यू देख सकते हैं। अमेजिंग व्यू था। सामने एकदम हिमालयाज़ नज़र आ रहे थे क्योंकि लास्ट डे यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाउड्स थे जिसकी वजह से हिमालयाज़ नहीं दिख रहे थे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग हमको साफ साफ हिमालयाज़ दिख रहे थे। हमने ये व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और इन नज़ारों को बहुत अच्छे से अपने अंदर सोक किया। गाड़ी नहीं रोक सकते ना यहाँ पे, इनको या तो लेने आना पड़ेगा। लेने आने आना यार, क्या हुआ? इतना ही करते तो बिल्डिंग और सबका काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। सब उस डिस्कशन का पार्ट थे, आपने देखा होगा। और अभी एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे होटल से ये व्यू, क्योंकि इतना खूबसूरत था कि मैं बार बार इस व्यू को देखना चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, हमारी एक और ताई जी ने ज्वाइन कर लिया है मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट से इंस्पायर्ड होके गाँव आ गए। ये देखो, हाय, टाइम पे रेडी। यस, आई लाइक योर सूट। ओह माय गॉड, बच के आना। मेरा भी सूट दिखा दे। मैंने चेंज किया है। पहले मैंने बहुत ही खुरखुरा सा सूट पहना था जिसका कोई मतलब नहीं था गाँव में पहनने का। फिर मैंने ये देखो जूतों के साथ, गाँव में हमेशा जूते पहने हैं। ऐसे बना ना वो ब्लॉग वाला। मुझे वापस से रीटेक देना पड़ा क्योंकि वो एंगल सही नहीं था। एक बार फिर हम खिरसू गांव से पोखरी की तरफ चल पड़े थे क्योंकि हमारे गांव में 3 दिन की पूजा थी और आज डे 2 था। व्यू इतना अमेजिंग था। अगेन व्यू एंजॉय करते करते हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ने लगे। लास्ट टाइम जब मैं और मेरी कज़न यहाँ आए थे तो उस टाइम की कुछ कुछ मेमोरीज़ हमें आज भी याद है। हम वापस से उन जगहों पे गए जहाँ पर हम पहले गए थे और वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ खिंचाई थी। हम वापस से उन जगह गए और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और सोक इन किया सारे प्रोसेस को। गांव के ये घर भले ही कच्ची मिट्टी से बने हों, इतने मजबूत ना हो, इतने पुराने हो गए हों, पर मुझे लगता है कि ये हमारी लाइफ में ना अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं। हम चाहे कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, लेकिन पुरानी चीज़ का जो चार्म है वो कभी नहीं जाता। ये घर हमें तब भी याद था और हमें आज भी याद है। हमारे गांव से हमारी रूट्स बिलोंग करती है और मुझे लगता है कि अगर हम साल में कुछ दिन भी यहाँ पर आकर बिताएं तो हम एकदम रिफ्रेश्ड फील करते हैं। और अब टाइम आ गया था उस पूजा का जिसमें कि हमारे कुल देवता आते हैं और हम सब उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ गढ़वाल में इस प्रोसेस को जागा लगाना कहते हैं, जिसमें कि देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है इस धरती पे ताकि हम सबको वो आशीर्वाद दे सके। और जो भी हमारे कुल देवता होते हैं, उसके अलावा और भी देवता होते हैं, वो इस प्रोसेस में किसी इंसान के अंदर एंटर करते हैं इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जीज और वो लोग हम सबको यानी कि गाँव के बाकी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेट मी टेल यू गाइस, ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही सेक्रेड होती है। बचपन में तो मुझे डर लगता था इस तरह की पूजा को अटेंड करना, लेकिन अब मुझे इस तरह का डर नहीं लगता है। और गांव का हर एक इंसान, उसके अलावा जो भी इस पूजा में बाहर से लोग आए हैं, वो इस प्रोसेस को अटेंड करना चाहते हैं ताकि देवताओं का जो भी आशीर्वाद है वो हर कोई ले सके। बाद में देखा तो आशीर्वाद मिल गया हमको। कैसा लग रहा है? आशीर्वाद मिल गया। हमें क्या लगता है हमारी शादी होगी? जल्दी हो जाए। जिस पर्पस के लिए हमारे पेरेंट्स यहाँ पे लेकर आए वो हमारे देवता जी हैं। देवता और कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्या लगता है पापा, जिस पर्पस के लिए हम आए वो पर्पस पूरा होगा? हाँ, जरूर जरूर पूरा होगा। और स्पेशली मेरी जो दूल्हा मिलेगा? जो में हाँ मिलेगा।
लास्ट टाइम जब गांव आई थी तब इतनी सोच नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं गांव आई तो मैंने सोचा यार हमारे एंसेस्टर्स इतनी दूर इतने पहाड़ों में आकर क्यों बसे। सो फर्स्ट थ्योरी मेरे सामने ये आई जो कि मुझे मेरी ताई जी, जो कि ये हैं इला ताई जी, ने बताई थी कि जब आक्रमण हुआ था मुगलों का तो बहुत सारे लोग दिल्ली एरिया से या फिर हरियाणा और राजस्थान और महाराष्ट्र से भागकर ऐसे एरियाज़ में आ गए थे जहाँ पर उनको कोई स्पॉट ना कर पाए। इसीलिए पहाड़ों में भी इतना अंदर जाके गांव बसाने का रीज़न यही था। वो लोग मुगलों के अंडर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर आके उन्होंने पीसफुल लिविंग को चूज़ किया था। और सेकेंड थ्योरी मेरे सामने जो आई वो इस वृक्षावली में आपको देखने को मिल सकती है विद प्रूफ। सो एज पर दिस वृक्षावली 2 ब्रदर्स हुआ करते थे जो कि बंदोपाध्याय थे और वो कोलकाता में रहते थे। उस समय के राजा, आज से 800 साल पहले के राजा जो थे टिहरी के, उन्होंने बुलाया था उनको बिकॉज उनको कुछ डिजीज़ हो गई थी, उसको क्योर करने के लिए। और जो बंदोपाध्याय ब्रदर्स थे यानी कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो उस समय के बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, बहुत डॉक्टर्स हुआ करते थे, उस समय के वैद्य जिसे कहते हैं वैद्य हुआ करते थे। उनको उन्होंने ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता बुलाया। वो वाराणसी होते हुए पहाड़ों में पहुँचे, उन्होंने राजा को क्योर किया और फिर राजा ने खुश होकर उनको हमारे पोखरी का एरिया पूरा दान कर दिया। उनको बोला कि आप यहाँ पे रहिए और उनको टाइटल भी दिया बहुगुनास का, यानी कि मल्टी टैलेंटेड। और वो टाइटल आज तक चला आ रहा है और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हिस्ट्री जानकर मैं इतना खुश थी और इतना प्राउड फील कर रही थी कि मेरे एंसेस्टर्स इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे और वो कोलकाता को बिलोंग करते हैं। तो आई विश मैं कोलकाता भी कभी जाऊं और उनकी उससे भी फर्दर जो हिस्ट्री है उसको जान सकूं। जस्ट इमेजिन 13th सेंचुरी में कोई अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में आता है। उस समय तो स्टेट्स भी नहीं रहते थे और उसके बाद वो उधर ही बिलोंग करता है और उसकी एक न्यू जनरेशन वहाँ से शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें ना सुनकर ही और सोचकर ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। एक घर तो बनाना चाहिए वैसे हमें भी, छोटा सा। पापा क्या बोलते हो? है ना रियो? है ना भाभी? गांव में एक घर। मम्मी अरे यार स्लो मोशन, आराम आराम से आओ। मुंडी लाना। मेरे गांव की लोकेशन है सनसेट पॉइंट और मैं सोचू यहाँ पे टपरी खोली जाए चाय की। मम्मी क्या कहती है, चलेगी? खोल लेना, बस खुद मत बनाना। हाँ, और व्यू कितना अच्छा है और यहाँ पे हिमालयाज भी दिखते हैं, अभी नहीं दिख रहे बट यहाँ पे पूरा हिमालयाज दिखते हैं। और यहाँ पे चाय, मतलब लोग पता है दूर दूर से आएंगे मेरी चाय पीने के लिए। डोंट वरी, मैं चाय की टपरी नहीं खोलने वाली। जो भी मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, उनको पता है कि मैं बहुत गंदी चाय बनाती हूँ और अगर मैंने चाय की दुकान खोली तो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाऊँगी। मैं इकलौती चाय वाली होंगी जो मैं नुकसान में जाऊँगी अगर मैंने चाय बनाई। एनीवे, हम आगे बढ़ गए थे और अब हम जा रहे थे अपने दूसरे गाँव की तरफ जिसका नाम की है रिंगोली। वो आते हुए सोचेंगे आ गए शायद। इस घर की याद मुझे आज भी है। जब लास्ट टाइम मैं गांव आई थी तो इस घर में हम लोग गए थे। यहाँ पे हमारे को रिलेटिव रहते थे उस समय और इनके घर के बाहर सेब के पेड़, प्लम के पेड़, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और वो मेमोरीज मुझे अभी तक फ्रेश है, मतलब मुझे याद है। और ये है मेरे परदादा जी का दूसरा घर। यहाँ पर उस समय वो लोग आई थिंक आते थे बट उतना नहीं रहते थे, ऊपर वाले गांव में ज़्यादा रहते थे। इस वाले घर में मोस्टली गाय का भी घर होता था तो गायों की देख रेख के लिए भी आते थे। यहाँ पर उन्होंने एक घर बनाया था, अगर दिन में आप आ रहे हैं तो यहाँ पर रेस्ट करें, खाए पिए और उसके बाद शाम को ऊपर वाले गांव में चले जाए। उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये घर बनाया था। और अभी यहाँ पे मेरी एक ताई जी रहती है, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है सब कुछ। और गायें भी बुला रही थी मुझे तो मैं उनसे मिलने भी गई। हाय गाइस, गाइस या गाइस। और मुझे देखकर ना वो एकदम चुप हो गई थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई स्ट्रेंजर आ गया होगा।
तो अभी ऊपर ही रहो आप। गांव में तो ऐसे ही रहते हैं, ऊपर नीचे। इस घर में आके सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। अलग ही एनर्जीज थी इस घर की। शायद इसलिए भी रही होगी क्योंकि इस घर से भी हमारा जुड़ाव है। ये देखो, ये देखो, बना रहती हूँ। ये हमारे ताऊ जी है जो बहुत अप्रिशिएट, एक लौते बहुगना है जो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं मेरी, पता नहीं क्यों। एक लौते बहुगना। और यहाँ आंगन में बैठ के सबने थोड़ी हंसी मजाक मस्ती की, थोड़ा रिलैक्स किया। पुराने दिनों को उन लोगों ने शायद याद किया होगा और बस इस तरह से हमने टाइम स्पेंड किया। मैं बोलो, तू मेरी फेवरेट है। है फेवरेट, बोलने की जरूरत सबके सामने बोलो, तू मेरी फेवरेट है। यस। ये तो मेरी कभी तारीफ नहीं करेगा। भाभी तो खैर शर्मा रही है और चाची तो नहीं बोलेगी कुछ। और वो मेरे पापा, पापा हाय। मेरे पापा यहाँ पैदा हुए थे इस कमरे में। मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो इस कमरे में पैदा हुए थे और जब वो 1 साल के हुए थे तब मेरी दादी उन्हें लेकर हरिद्वार चले गए थे क्योंकि वहाँ पे मेरे दादाजी पोस्टेड थे। और अब वक्त आ गया था हमें रिंगल्टी को बाय बाय करके वापस जाना था। तो सबके सब इस घर से जुड़ी हुई मेमोरीज़ को लेकर और नई मेमोरीज़ को क्रिएट कर कर एक एक करके इस घर से निकल रहे थे और जा रहे थे अगली सफ़र की तरफ। लास्ट टाइम जब आए थे ये वाला घर उतना मेंटेन नहीं था, लेकिन इस बार ताई जी ने इस घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और वो यहाँ खुद रहती हैं, गर्मियों में मोस्टली वो यहाँ रहती हैं और हमको भी ऐसे जाना चाहिए गर्मियों में, एटलीस्ट ठंडी जगहों में अपने गांव में, और कुछ दिन रहना चाहिए। बाय बाय ताई जी, मिलते हैं। और अब वक्त आ गया था जब मैं भी इस घर को बाय बाय करूं और आगे के सफ़र में निकल जाऊं। और हमेशा की तरह मेरी मम्मी हमेशा लास्ट निकलती है हर जगह से और आराम आराम से चलते हुए आती है। कोई बात नहीं, उनकी अपनी खुद की प्रोसेस है। अरे नहीं करेंगी वो। ये मम्मी तुम पिटवा रही हो उन्हें। और रात को वापस हम खिरशू पहुंच चुके थे जहां पर हमारा स्टे था और वहां पे हमें ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल होम स्टे नज़र आया। तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लूँ। बहुत सारे लोग ना आजकल गांव में आकर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ पर रेंट पे घर ले लेते हैं और यहीं से काम करते हैं। और अब अगली मॉर्निंग भी हो गई थी। आज पूजा का लास्ट डे था और आज ही हमें वापस अपनी सिटी के लिए भी निकलना था, यानी कि मुझे और मेरी फैमिली को देहरादून के लिए वापस निकलना था। अपनी बीवी को बैल बना दिया यार। नहीं, वो कर्मा है, पैसे 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं बैल वाले। अच्छा, वो पैसों से कर रहे हैं? हाँ, नहीं पैसे लेते हैं बैल वगैरह। नहीं, वो अपना घर खुद का करे ना। तो बीवी को उन्होंने वो कर दिया खुद, तो खुद दोनों लगे ना। सो यहाँ पर ना मेरे और मम्मी के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा, लाइक डिस्कशन होने लगा कि ज़्यादा हार्ड वर्क कौन कर रहा है, पति या पत्नी। और अब वक्त आ गया था कि हमने उत्तराखंड के स्विट्ज़रलैंड यानी कि खिरशू गाँव को बाय बाय किया और आगे की तरफ निकल गए। और अब लास्ट डे था तो हमने सोचा कि क्यों ना देवताओं का आशीर्वाद एक बार फिर ले लिया जाए और उसके बाद ही आगे का सफ़र तय किया जाए। और ये फाइनल डे जो था उसमें सारे देवताओं से सभी लोगों ने, जो भी इस पूजा में आए थे, उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद लिया, ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली।
सो देवता का आशीर्वाद हम सब ने ले लिया था और सारे देवता हमारे गांव से और हमारी पूजा से बहुत खुश थे। उसकी कामना करते हुए लास्ट में ये यज्ञ किया गया, सबने यज्ञ में पार्टिसिपेट किया गया और सबकी हैप्पीनेस के लिए ये यज्ञ था। आई होप सब खुश रहे और सब वापस से अपने गांव आते जाते रहें। एंड आई होप हमारे ही देवता जो कि हमारे कुल देवता है, उन्होंने हम सभी को ये ब्लेसिंग दी हो। मैं और मेरी पूरी फैमिली, सभी ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने की पूजा का अरेंजमेंट किया, गांव में सबका अरेंजमेंट किया, उनका थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम वापस से अपने गांव को और उन वादियों को बाय बाय करके देहरादून की तरफ निकल पड़े थे। और आप देख सकते हैं कि रियो भी इंजॉय करते हुए जा रहा था सारी वादियों को। उसका मन नहीं कर रहा था कि नॉर्मली वो गाड़ी में बैठ जाए, वो पूरा व्यू, फुल व्यू, 360 व्यू लेना चाहता था। और रास्ते में पड़ा था देवप्रयाग, जो कि इतना खूबसूरत है। जो भी इस एरिया को क्रॉस करते हुए जाता है वो यहाँ पर ज़रूर रुकता है और फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ज़रूर करता है। तो हम भी यहाँ पर रुके थोड़ी देर, हमने भी यहाँ पे वीडियो बनाई, थोड़ा सा इन्जॉय किया इस एनवायरनमेंट को। देवप्रयाग फेमस है यहाँ के संगम के लिए। यहाँ पर 2 नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी आती हैं अलग अलग डायरेक्शन से और साथ में मिल जाती हैं और उसके बाद वो गंगा रिवर बना देती हैं। और ये जो दोनों रिवर्स हैं उनका कलर डिफरेंट होता है और वो मर्ज जाता है गंगा मैया में। अक्सर जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहे होते हैं वो यहाँ पर रुककर इस संगम के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी आ रहे हैं तो याद रखिएगा, देवप्रयाग में रुकना मत भूलिएगा। और यहाँ पर सेंट्रल संस्कृत की यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पे संस्कृत की हायर एजुकेशन लेते हैं। बोलते हैं, आपको संस्कृत आती है? तो हम क्या होता है? कच्छा भी। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चल रही थी, आप देख सकते हैं। मे बी मैंने इसके बारे में पता नहीं किया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं, बट अगर आप जाए देवप्रयाग और आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को। तो चलिए, इस एपिसोड में इतना ही था। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।